नमस्कार दोस्तों। हाँ, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री भी थे, एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी थे, एक्सीडेंटल रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे और एक्सीडेंटल वो वाइस चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी थे। जी हां, हालांकि वो बतौर प्रधानमंत्री इस देश के सबसे सफलतम प्रधानमंत्रियों में से और वो इस देश के सबसे ईमानदार और सबसे ज्यादा नैतिक प्रधानमंत्रियों में से वो इस देश को मजबूत करने वाले आर्थिक सामाजिक तौर पर प्रधानमंत्री भी थे। वो इस देश को पुनः एकता के सूत्र में बांधने का काम करने वाले भी प्रधानमंत्री। जी हां, आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हीं के मीडिया एडवाइजर रहे संजय बारू ने आरएसएस, संघ, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के प्रभाव में आकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखा। उन्होंने अपनी किताब में जिस तरीके से कलंकित किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उससे लगता है कि ऐसे लोगों के ही लिए शायद नमक हराम शब्द लिखा है, ऐसे लोगों के ही लिए गद्दार शब्द बने और ऐसे लोगों के ही लिए मक्कारी के शब्द बने। जी हां, उन्होंने अपनी किताब में कहीं कुछ सच नहीं बल्कि एक कहानी गढ़ी है खुद को महिमा मंडित करने की और डॉक्टर मनमोहन सिंह को नीचा दिखाने की और गांधी परिवार को कलंकित करने की। जी हां, यह सत्य है। अब मैं बताता हूं कि उनकी बात को लेके खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने से जब इस बारे में सवाल किया गया तो वो जितने शालीन और जितने वो सभ्य थे, मैं कह सकता हूं ऐसा शायद ही इतना सरल कोई व्यक्ति हो, और वो दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा विद्वान प्रधानमंत्री थे। इतना विद्वान और पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। जी हां, तो उन्होंने कहा हां, मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं। I certainly would like to say that I was not the prime minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return. In the plane, I went to the office as usual. Narasimha Rao ji was searching for me, and he traced me to the UGC, and he said, "Where are you?" I said, "I am in the UGC." He said, "Hasn't Dr. Alexander mentioned to you what we have for you?" I said, I didn't take him very seriously. And Narasimha Rao ji said, "No, you go and get dressed up and come for the swearing in ceremony." So that's how I became the finance minister. So people say I was accidental prime minister. I was also accidental finance minister. जी हां, उन्होंने आधा ही बोला था, मैंने और भी बता दिया। बताता हूं कैसे वो थे और उन्होंने क्या किया, और जो लोग अब उनके गीत गा रहे हैं, उनके लिए भारत रत्न की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने कैसे उस महान व्यक्ति को, उस ईमानदार व्यक्ति को और उसकी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची थी, वही बताता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की खोज श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी।
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1954 में पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया इकोनॉमिक्स में। उसके बाद में वो कैम्ब्रिज चले गए, फिर वो ऑक्सफोर्ड चले गए, सब जगह से पढ़ लिख के बहुत पढ़ाई करके और डॉक्टरेट करके इकोनॉमिक्स में वापस आए। उन्हें वहां नौकरी मिल रही थी। उन्होंने देश की सेवा करने की सोची और उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने जो देश बनाया है वो बड़ी मुश्किलों से बनाया है। हम जब पाकिस्तान से, जब देश का एक हिस्सा टूट करके पाकिस्तान बना, तो उनका भी घर जो पंजाब में था वो पाकिस्तान के हिस्से चला गया। वो माइग्रेट करके आए, उनके पिता की हत्या कर दी गई। बावजूद इसके वो बेचारे, उनके दादा दादी ने उन्हें पाला पोसा। बड़ी गुर्बत के दिनों में उन्होंने अपने आप को बड़ा किया। किसी तरह उन्होंने पढ़ाई की, मेधावी थे, थोड़े शर्मीले थे। किसी तरीके से उन्होंने पढ़ाई की और सुयोग्य बन के दिखाया। पंजाब यूनिवर्सिटी में नौकरी भी की बतौर लेक्चरर। वहां करने के बाद में दिल्ली में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी नौकरी करी और इसी दौरान उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने का किया। जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, कई बार उनके पास पैसे नहीं होते थे। यह स्थिति होती थी, कई कई दिन वो कुछ पेंस की चॉकलेट लेकर के उसको खा करके अपना जीवन चलाते थे। सोचिए, इस दशा में थे कि रोटी खाने की हालत में नहीं थे। इस दशा में वो बढ़े थे। वो दर्द जानते थे कि कैसे एक गुर्बत का व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो देश की बुनियाद डाली थी, जिस तरीके से उन्होंने एक महान बुनियाद डाली और देश के लोगों को आगे बढ़ाने, देश को रोजगार देने और देश में एग्रीकल्चर और दूसरी चीजें बढ़ाने पर जो काम किया था और इंडस्ट्री बनाया था, उसके बाद उस दिशा में सोचा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो वो वापस भारत आए और भारत आए तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री में एडवाइजर के तौर पर रखा, इकोनॉमिक एडवाइजर। उन्होंने काम किया, बेहतरीन काम किया। 1971 में रखा था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बैंक अधिग्रहित कर लिए थे और उन्हें राष्ट्रीयकृत कर दिया था। पूंजीपतियों से छीने थे बैंक। पूरे देश के पूंजीपति हिले हुए थे। वो इंदिरा जी के खिलाफ साजिश में दूसरे विपक्षी दलों के साथ मिलकर के साजिश कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी टूट चुकी थी, इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था और वो इंदिरा कांग्रेस बना करके लड़ रही थी। देश की प्रधानमंत्री थी। पाकिस्तान के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। धन की अथाह कमी थी। ऐसी स्थिति में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बनाया गया, आर्थिक सलाहकार। उन्होंने वहां पर काम किया और इंदिरा गांधी ने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया, उसके लिए उन्होंने काम किया। और जब 1977 में इंदिरा सरकार गई तो निश्चित रूप से तमाम सारे लोगों की वो पसंद नहीं थे। इस कारण से उन्हें शांत बैठना पड़ा। फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी 1980 में और फिर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेके आई और उन्हें मौका दिया, प्लानिंग कमीशन में सदस्य बनाया। उसके बाद में उन्होंने उन्हें अचानक एक दिन बुलाया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बनाया। इंदिरा गांधी ने 6 और बैंकें अधिग्रहित की और उनका भी राष्ट्रीयकरण किया। टोटल 20 बैंकें बना दी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिम्मेदारी दी कि अब इन 20 बैंकों के जरिए इस देश को समृद्धि के मार्ग पर ले जाइए और गरीबी मिटाने पर काम कीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अथाह मेहनत की। राजीव गांधी ने उन्हें सपोर्ट दिया, आगे बढ़े। राजीव गांधी ने उन्हें प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बनाया, वाइस चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन तो खुद प्रधानमंत्री होता था। तो वाइस चेयरमैन रहते हुए उन्होंने प्लानिंग पे बहुत काम किया, इतना बेहतरीन काम किया। उसके बाद में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ भेजा गया और वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने। वहां के बाद सरकार बदल चुकी थी।
वो आए तो उसके बाद में फिर 1990 में सरकार को जरूरत पड़ी, राजीव गांधी ने सजेस्ट किया और वो फिर से सरकार में एडवाइजर बने, यूजीसी के चेयरमैन बने। उसके बाद राजीव गांधी का निधन हो चुका था, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, भारत का सोना गिरवी रखा जा चुका था, भारत की बहुत बुरी स्थिति थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह नीदरलैंड गए हुए थे, वहां से लौटे जैसे ही रात को अचानक पीसी अलेक्जेंडर का फोन पहुंचता है उनके यहां, तो उनके दामाद तनखा साहब उठाते हैं और जब वो सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हमें बात करा दीजिए। तो कहते हैं वो सो रहे हैं, अभी नीदरलैंड से आए, थके हुए हैं, उनका कोई बात नहीं, जगा के बात कराइए। बात कराई जाती है, वो बुलाते हैं, बैठ के बात होती है और उन्हें कहा जाता है आपको वित्त मंत्री बनना है। मनमोहन सिंह के लिए यह भी एक एक्सीडेंट था। बहरहाल उन्हें तमाम शर्तों के साथ में नरसिम्हा राव बनाते हैं वित्त मंत्री और नई दिशा में नई तरह से काम शुरू करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस देश में उदारीकरण का दौर आता है, पैसे के लिए किस तरीके से जो होता है उसका कैसे प्रबंधन होगा और उस जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस नीति को ही अडॉप्ट करते हैं कि सोशियो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और इसमें कि हम निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर और दुनिया के लिए बाजार खोलेंगे, लेकिन उसका लाभ हम गरीब को भी देंगे। यह नीति जो थी उसे बृहद रूप से वो लागू करने की बात करते हैं। नरसिम्हा राव घबराते हैं, लेकिन यह साहस दिखाते हैं और वो एक्सीडेंटल वित्त मंत्री इस देश को एक नई दिशा में लेके जाता है। देश का जो गिरवी पड़ा सोना है वो वापस आ जाता है और स्थिति यह होती है कि भारत समृद्धि की दिशा में बढ़ जाता है। जिस भारत के पास सिर्फ 3 हफ्ते का सामान खरीदने का पैसा था, आयात का पैसा था, वह लबालब भरने लगता है। सरकार बदल जाती है, तमाम आलोचनाएं होती हैं मनमोहन सिंह की, तमाम उनके खिलाफ हो जाते हैं, उन्हें बदनाम किया जाता है, सरकार बदलती है। फिर उसके बाद में वो सोनिया गांधी फिर उन्हें सपोर्ट करती हैं और 1998 में उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाती है राज्यसभा के रूप में, और वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं। फिर से वो आगे बढ़ते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे होते हैं, उसके नीतियों के लिए काम कर रहे होते हैं। और 2004 में जब सरकार बनती है तब हर कोई जानता है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना था। उधर सुषमा स्वराज ड्रामा कर देती है कि ये सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी तो मैं सिर मुड़ा लूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुड़ा लीजिए, क्या फर्क पड़ जाएगा। पूरे विधायक सांसद हैं, पूरे और लोग हैं, कहीं कोई नहीं, समर्थन है, सब कुछ है, सरकार तो पूरी चल सकती थी। उसी समय सोनिया गांधी को राहुल गांधी रोक लेते हैं, कहते हैं मां तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मैं अपनी दादी को खो चुका हूं, मैं अपने पिता को खो चुका हूं, अब मैं आपको नहीं खोना चाहता हूं। क्योंकि उस समय गांधी परिवार पर खतरा बहुत ज्यादा था और बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही थी, लग रहा था कि कोई और साजिश होगी। बहरहाल बहुत होने के बाद में अंत में सोनिया गांधी कहती हैं, डिसीजन लेती हैं कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। तब प्रणब मुखर्जी का नाम तमाम सारे कांग्रेसी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी चुनती हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुनती हैं यह भी जान लीजिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार छोड़ के गए, देश की अर्थव्यवस्था बड़ी बुरी स्थिति में थी, असल में गर्त में था, तमाम पूंजीपतियों के राज हो गए थे और ऐसी स्थिति में जनता त्राही त्राही कर रही थी।
इसलिए सोनिया गांधी ने कहा हम जीते जनता की बदौलत हैं, पूंजीपतियों की बदौलत नहीं, इसलिए हमें उस पर काम करना है। मनमोहन सिंह को खुशी होती है कि जो काम उनका अधूरा रह गया था वो पूरा कर पाएंगे और वो सरकार में आते हैं। शुरुआत होती है सरकार, पहले तो सरकार पारदर्शी हो, इसके लिए आरटीआई लेके आते हैं। सरकार में कोई बेईमानी ना हो और चीजें ना हो, लोग समृद्ध हो, उस दिशा में काम होता है। एटॉमिक एनर्जी का कैसे इस्तेमाल हो सके और उसके लिए परमाणु समझौते पर की दिशा में वो आगे बढ़ते हैं। उधर मनमोहन सिंह जी शिक्षा हर व्यक्ति को मिले उस पर काम करते हैं, तो आरटीई आता है। उसके बाद में खाद्य सुरक्षा आता है, भूमि अधिग्रहण आता है, जो है आदिवासियों को जमीनों पर हक के लिए आता है, और तमाम सारी चीजें बना के वो खड़ी कर देते हैं। ये देश समृद्धि की दिशा में बढ़ता है, पूंजीपतियों को झटका लगता है, तो फिर संघ और आरएसएस की मदद करके और डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम करने का एक पूरी साजिश रची जाती है। विवेकानंद फाउंडेशन जो अजीत डोभाल का था, वो आरएसएस प्रायोजित, उसके जरिए, वो इंटरनेशनल है, उसके जरिए दुनिया भर में तमाम जगह से मैनेज करके किया जाता है। अरविंद केजरीवाल का एनजीओ इसमें लगता है। ये दोनों मिल करके एक अन्ना को पेश करते हैं, और अन्ना नहीं ये गांधी है जाने करके आंदोलन शुरू करते हैं और तमाम आरोप लगाए जाते हैं, चाहे 2G स्कैम, चाहे कोलगेट, चाहे रेलगेट, चाहे कॉमनवेल्थ, और तमाम आरोप लगते हैं और भ्रष्ट सरकार साबित करने की कोशिश की जाती है। जिस तरह से लोकपाल की और सबकी वो होती है। बहरहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह एक भले मानस थे। वो अपने 5-5 मंत्रियों को चर्चा के लिए भेजते हैं, दमन नहीं करते, और उसके बाद वो लोकपाल भी लेके आते हैं। ये सब कुछ होने के बाद वही आरटीआई, वही सारी चीजें उनके खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के किसी भी मंत्री, किसी भी विभाग, किसी भी अफसर पर कोई आरोप लगा, उन्होंने यह नहीं किया कि एफआईआर न दर्ज करें, जांच न कराएं। उन्होंने एफआईआर भी दर्ज की, जांच भी कराई, सब कुछ किया। राहुल गांधी पर आरोप लगाए, सोनिया गांधी पर लगाए, उसको भी उन्होंने किया, और उसी के जरिए उन्हें बदनाम किया गया। बहरहाल मोदी उधर, अरविंद केजरीवाल पार्टी बना लेते हैं और चुनाव लड़के दिल्ली की सत्ता में आ जाते हैं। उधर नरेंद्र मोदी इसी भ्रष्टाचार बता के सत्ता में आ जाते हैं, और देश में जो हो रहा है, जिस तरीके से कलंकित किया गया, जिस तरीके से आरोप लगाए गए, खुद नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर कहा कि डॉक्टर साहब तो रेनकोट पहन के नहाते हैं, और इसी तरीके से तमाम आरोप लगाए गए। उन्हें मौनी बाबा कहा गया, कभी मनमोहन सिंह कहा गया, और न जाने क्या क्या, कितने विभत्स और गंदे शब्दों से अरविंद केजरीवाल ने उन्हें संबोधित किया। सबने भ्रष्ट बताया, सब कुछ बताया, सारी पीड़ा लेकर के उनके जो मीडिया एडवाइजर थे बारू, उन्हीं के खिलाफ किताब लिखी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। असल में वो एक्सीडेंटल मीडिया एडवाइजर थे, जिसके कारण मनमोहन सिंह की बदनामी हुई और तमाम झूठे बातें कही गई। बहरहाल इन सब के बावजूद मनमोहन सिंह जो थे, सारी जांच होती है, उनके यहां सीबीआई भेज दी जाती है, और तरह से परेशान किया जाता है। मिलता क्या है? एक वही घर जो उन्होंने चंडीगढ़ में खरीदा था। उनकी बेटियां प्रोफेसर हैं, और उनकी वो 800 कार, वही कार जिसको वो बार बार देखते थे, BMW में बैठने के बाद भी वो उस कार की बात करते थे कि यही कार चाहिए। उनके सुरक्षा अधिकारी रहे, जो अब आजकल भाजपा के मंत्री हैं, वो असीम अरुण, वो कहते हैं कि मैं जब 3 साल उनका बॉडीगार्ड था, उस समय वो जब BMW में बैठने जाते, अपनी मारुति 800 को देखते, कहते ये मेरी कार है, और वो उसी में बैठना चाहते थे। बहरहाल उन्हें समझाना पड़ता था, नहीं आपको इसमें बैठना पड़ेगा क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो सोचिए वो मनमोहन सिंह थे जिनके ऊपर इतने आरोप लगाए। बहरहाल आज जब वो दुनिया में नहीं है, राहुल गांधी तो सदैव कहते रहे कि मेरे गुरु भी थे, मुझे उन्होंने सिखाया भी।
उनसे बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीखा है, श्रद्धांजलि देते हैं। प्रियंका गांधी उनको ट्रिब्यूट करती हैं और कहती हैं कि मैंने अपना खो दिया है। इसी तरीके से तमाम सारे लोग तमाम बातें कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उनके लिए भारत रत्न की बात कर रहे हैं क्योंकि पंजाब की राजनीति में उन्हें मनमोहन सिंह का इस्तेमाल करना है, दिल्ली की राजनीति में सिखों के बीच उन्हें इस्तेमाल करना है, और नरेंद्र मोदी को भी उनकी जरूरत है अपनी राजनीति के लिए, वोट के लिए, तो ये कर रहे हैं। लेकिन एक बात रजत शर्मा ने जो मोदी कही है, उन्होंने ही कही कि जब मैंने अपने एक शो में उनसे इंटरव्यू में पूछा था कि आपको तो नरसिम्हा राव ने बनाया और वो हुआ, फिर भी आप दूसरों के साथ, तो उन्होंने कहा था मैं न नरसिम्हा राव का था, न मैं सीताराम केसरी का था, न किसी और का, मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा था, तो कांग्रेस का था, तो कांग्रेस के प्रति मेरी प्रतिबद्धता थी, तो मैं सिर्फ कांग्रेस का था। और जब प्रधानमंत्री था तो देश का प्रधानमंत्री था, देश के हर व्यक्ति का था, चाहे उसने हमारी पार्टी को वोट दिया हो या न दिया हो। यह होता है प्रधानमंत्री। बहरहाल वो इतना बड़ा था कि उसके आगे कुर्सी छोटी थी, लेकिन वो उस महान कुर्सी को ये कहते थे कि जिस पर पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे लोग बैठे हो, उस कुर्सी पर यदि मुझे बैठने को मिल रहा है तो ये कुर्सी बड़ी है, मैं छोटा हूं। I want to express my pleasure in having the opportunity to meet once again with my good friend, Prime Minister Singh. I've said before, and I continue to believe that the extraordinary leadership that Prime Minister Singh has provided, not just to India, but to the world, has helped us navigate through some very difficult times. And I can tell you that here at the G20, when the Prime Minister speaks, people listen because of his deep knowledge of economic issues, as well as the fact that he understands that as India rises as a world power, not just a regional power, that it also has enormous responsibilities to work with the rest of the world community. लेकिन वास्तविकता यह है कि कुर्सी छोटी थी, मनमोहन सिंह बड़े थे। जी हां, ऐसे थे हमारे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। असल में वो एक्सीडेंटल नहीं थे, वो लोग एक्सीडेंटल हैं जो उन्हें इस तरह से कहते हैं। जय